नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो आज है रविवार का दिन और हर शनिवार और रविवार को हम आपके लिए लेकर के आते हैं एक बहुत ही खास कार्यक्रम हेल्दी इंडिया, जिसमें हम बात करते हैं अलग अलग बीमारियों को लेकर। और इसमें हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल भी मौजूद रहता है, जिससे आप खुद भी डायरेक्ट उनसे अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जान सकते हैं। क्योंकि आप सभी के लिए हमने एक फोन लाइन खोली है और साथ ही उन नंबर्स पर आप हमें कॉल करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। डॉक्टर से आप अपने मन में चल रहे सवालों को पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल आज हम बात करेंगे डेंटल हेल्थ को लेकर के, क्योंकि देखिए मुस्कुराहट तो हर किसी की बहुत अच्छी होती है और साथ ही हर कोई यही चाहता है कि अगर वो मुस्कुराए तो हर किसी का मन मोह ले अपनी मुस्कुराहट से, लेकिन कई लोग झिझकते भी हैं। अब इसके पीछे वजह मुख्य तौर पर यह भी मानी जाती है कि अगर आपके डेंटल इश्यूज होते हैं या फिर आपको ओरल इश्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में लोग हिचकते हैं, क्योंकि कई बार आपको कई परेशानियों का सामना इसके वजह से करना पड़ जाता है। चाहे आपके अगर दांत टूट रहे हो, दांत सड़े हुए हों, या फिर अगर आपके मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, तो कई ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेकर आज के हम इस एपिसोड में बात करेंगे और डॉक्टर से भी हम जानेंगे तमाम सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते एक खास रिपोर्ट। कहते हैं कि मुस्कुराता चेहरा हर किसी का दिल जीत लेता है, लेकिन खूबसूरत मुस्कुराहट के लिए जरूरी होता है स्वस्थ और सुंदर दांतों का होना। हम अपने बालों और चेहरे पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन अपने डेंटल हेल्थ का ध्यान अक्सर भूल जाते हैं। अगर दांत पीले होंगे, कीड़े लगे होंगे या मसूड़ों में खून जमा होगा, मुंह से दुर्गंध आने लगे, तो हम अपनी चमचमाती मुस्कान खो देते हैं। मुंह और दांतों को सेहतमंद रखने से और भी कई बीमारियां होने से हम खुद को बचा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि दांतों से जुड़ी आम समस्याएं होती क्या है। दांतों में कैविटी, मुंह के छाले, मुंह से दुर्गंध आना, टूटा हुआ दांत, दांत पीसना या ब्रुक्सिज्म, जिंजिवाइटिस। ये तो आपने जान लिया कि दांतों से जुड़ी आम तौर पर किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दांतों से जुड़ी समस्या किन किन कारणों से हो सकती है? धूम्रपान, खराब ब्रश करने की आदतें, शुगर युक्त खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों पर लगातार स्नैकिंग, डायबिटीज, दवाओं के उपयोग से मुंह में लार की मात्रा का कम हो जाना, परिवार का इतिहास या आनुवंशिकी। अगर रोजाना कोई व्यक्ति अपने दांतों और मुख की सफाई करता है, तो दांतों को कैविटी, प्लाक, पायरिया होने से बचाया जा सकता है। इसलिए नियमित ब्रश और कुल्ला करना जरूरी है। अगर दांतों और मुंह की सफाई का ख्याल न रखा जाए, तो दांतों में सड़न, कीड़े लगना, दांतों में दर्द, बैक्टीरिया का जमना और भी कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आपके दांत स्वस्थ ना हो, तो आपके शरीर में कई और अन्य बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। कई लोगों को चाय कॉफी पीना या मीठा खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन इसके बाद वो कुल्ला करना भूल जाते हैं या रात को भी कुछ मीठा खाने के बाद ब्रश नहीं करते, जिससे दांतों पर एक परत जम जाती है, जो समय के साथ मुंह से आ रही दुर्गंध का कारण बन सकती है। लोग ये तो समझते हैं कि उन्हें 2 बार ब्रश करना चाहिए, लेकिन करते नहीं। कई लोगों को ब्रश करने का सही तरीका भी मालूम नहीं होता। ये समझने की जरूरत है कि खूबसूरत मुस्कुराहट बनाए रखने के लिए दांतों का सही तरह से ध्यान कैसे रखा जाए। न्यूज इंडिया के लिए सुरभि तिवारी की रिपोर्ट।
तो देखिए, हेल्दी इंडिया में, क्योंकि आज का हमारा विषय है डेंटल हेल्थ पर हम बातचीत करने वाले हैं और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल भी मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन हमारे डॉक्टर से करवा देती हूं। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अनिका भसीन अरोरा जी। आप MDS है, एंडोडोंटिस्ट है। बहुत स्वागत है मैम आपका। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अनिरुद्ध रहानी जी हैं। आप डेंटल सर्जन हैं और एक्स सीनियर कंसल्टेंट है इंडियन एयरफोर्स से। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा H भारती जी है, प्रोस्थोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट। बहुत स्वागत है मैम आपका। तो मैम सबसे पहले डॉक्टर अनिका, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम डेंटल हेल्थ को समझे आम भाषा में, तो इसे आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगी? हमें कैसे समझ में आएगा कि डेंटल हेल्थ, हम इसके बारे में, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं पता होता है, तो इसको अगर ईजी वे में हम समझने की कोशिश करें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैम देखिए, डेंटल हेल्थ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है हमारे दांतों की हेल्थ, ठीक है, दांत और मसूड़ा, हार्ड टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू। एक हमारे दांत हैं, इनामल, डेंटिन, पल्प, जिसमें कीड़ा लगता है और कैविटीज़ होती हैं, उस तरह की समस्या होती हैं। दूसरी हमारी होती है मसूड़ों की समस्या, जिसको हम सॉफ्ट टिश्यू डिजीज़ में क्लासीफाई करते हैं जी, कि पायरिया होता है, गम्स की डिसीज़ेज़ होती हैं, मुंह में से बदबू आना, ब्लीडिंग होना, ये सब हमारा 2 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है डेंटल प्रॉब्लम्स में। ओके मैम। डॉक्टर अनिरुद्ध, क्योंकि हमने आमतौर पे देखा है कि बचपन जब हमारा होता है तो बचपन में अक्सर हमारे मम्मी पापा या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स मत खाओ। लेकिन क्या मैं यही समझना चाहूँगी कि क्या ये एज लिमिट के साथ ही हमेशा डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर किसी भी आयु में हो सकता है? नहीं, ये जनरली किसी भी आयु में हो सकता है। नॉर्मली अब चॉकलेट खाने से, चॉकलेट को नहीं पता है कि आपका जो पेशेंट है वो छोटा है या बड़ा है जी। चॉकलेट वहाँ पे लगी रहेगी और धीरे धीरे सड़न पैदा होती चली जाएगी। सड़न की वजह से दांत में सुराख हो जाएगा और वो धीरे धीरे नसों तक चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें, चाहे हम छोटे हों या बड़े हों, तो वो दर्द कर सकता है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि चाहे आप किसी भी एज गैप में क्यों ना हो और आप किसी भी एज में, चाहे आप 5 साल के बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हैं या फिर कोई बहुत यंग जनरेशन के जो लोग हैं, अभी खासतौर पे हमने युवाओं में भी देखा है फास्ट फूड, जंक फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो क्लीन करना भूल जाते हैं। तो क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है। डॉक्टर शिल्पा, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से देखिए डेंटल हेल्थ पे जब भी हम बात करते हैं, ख़ासतौर पे इसे समझना ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम घर पर हैं तो घर पर अपने दांतों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट जो हम खुद घर पर भी कर सकें, उसके बारे में भी ज़रा डिटेल में बता दीजिए। पहले तो ये बात समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारे दांत भी उतने ही हमारे बॉडी का पार्ट हैं जितने कि बाकी अंग हैं। हार्ट ले लें आप, किडनी, लिवर, लोग अक्सर दांत को जो है प्रायोरिटी कम देते हैं, जिसकी वजह से वो उस पर टाइम स्पेंड कम करते हैं अपनी दिनचर्या में। कायदे से आपको दिन में जो है 2 बार ब्रशिंग की ज़रूरत है, जो इग्नोर होती है। तो जब तक हम ये अवेयरनेस नहीं आएगी, आप अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। तो आपने अगर सुना, अभी तक डॉक्टर्स ने आपको ये बताया कि किस तरीके से आपको अपने मुंह के खास तौर पे क्लीननेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ भी मीठा खाते हैं या कुछ भी आप अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो उस वक्त कुल्ला कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि हर रोज़ 2 बार दिन में ज़रूर ब्रश करें। हालांकि मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके भी मन में कैसे भी सवाल जुड़े हुए आपके जहन में आ रहे हैं और आपके घर में अगर कोई भी डेंटल पेशेंट है तो उनसे जुड़ी समस्याओं को आप भी जान सकते हैं डिटेल में कि इसका इलाज क्या हो सकता है, कब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत होती है। तो आपके लिए फ़ोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं। ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव है, आप हमारे साथ कॉल पर जुड़ सकते हैं और डॉक्टर से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक बार फिर डॉक्टर अनिका, क्योंकि मैम ने जैसे अभी जिक्र भी किया, सर ने भी कहा कि आप अपने डेंटल हेल्थ के पीछे जब आप ध्यान देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने स्तर पे या कैसे आप क्लीन कर रहे हैं। लेकिन हमने अपने रिपोर्ट में भी जैसे दिखाया कि कई लोगों को ब्रश करने का वे नहीं पता होता। तो अगर हम इस पर बात करते हैं तो वो प्रॉपर तरीका, क्या वो राइट वे होता है ब्रश करने का? जी मैम, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही हमारे दांत साफ होंगे, बट वो बिल्कुल ही गलत बात है जी। एक प्रॉपर टेक्निक होती है, हमें सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश यूज़ करने चाहिए एंड हमें हमेशा इस मोशन में, वी शुड ऑलवेज क्लीन इन अ सर्कुलर मोशन।
ज़्यादा फोर्सफुल ब्रश करने से क्या होता है, जो हमारी ऊपर की परत होती है दांतों की, जिसको हम इनामल बोलते हैं, वो घिस जाती है और उससे फिर और डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं हमें। इनामल के सेंसिटिविटी, ठंडा पानी लगता है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। कई लोगों को मीठा खाने से दिक्कत होती है तो मीठे से परहेज़ करते हैं कई लोग। तो हमें हमेशा सॉफ्ट ब्रश के ब्रिसल से यूज़ करना है और सॉफ्ट मोशन से सर्कुलर तरीके से हमें उसको ब्रश करना है। ओके मैम, ठीक है। डॉक्टर अनिरुद्ध, क्योंकि मैम ने तो ब्रश करने का वे बता दिया, लेकिन ये भी हम समझना चाहेंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नए नए दांत आना, जिनको हम कहते हैं कि दूध के दांत आ रहे हैं, तो अगर उनके केयर की हम बात करें तो फिर उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, छोटे बच्चों के साथ अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो मोबाइल फ़ोन देख के खाना खाते हैं जी। 1 घंटा बच्चा मोबाइल देखता है, साथ में खाना खाता रहता है जी। वो 1 घंटा खाना मुंह में चिपका रहता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे हो जाती है, क्योंकि 1-1 घंटा अगर बच्चा 3 बार खाना खा रहा है तो 3 घंटे उसके मुंह में खाना चिपका हुआ है, जो सड़न बहुत जल्दी पैदा करेगा। बच्चा चाहे 2 बार ब्रश भी कर रहा है, उसके बावजूद ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती रहेगी कि बच्चे के मुंह में कैविटीज़ होती रहेंगी, जो आजकल हम सब अपनी प्रैक्टिसेस में देख रहे हैं जी। तो इसका एक ये है कि बच्चे को नियमित समय में खाना दें, कोशिश करें कि मोबाइल का वो उपयोग ना करे जिस समय वो खाना खा रहा है, और अगर कोई चिपचिपी चीज़ बच्चा खा रहा है, कोई प्रोसेस्ड फूड्स या बिस्किट्स, केक्स ले रहा है, तो तुरंत उसे साफ़ करें, उसको कुल्ला करवाएं। एक फ्लोराइड बेस्ड माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, उससे दांतों में कैविटीज़ कम से कम लगेंगी। और रात को ब्रश कराना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक छोटे बच्चों की बात है, उनको बिना चीनी वाला दूध देना चाहिए। चीनी वाला जो दूध है वो बच्चे रात में अक्सर मुंह में लगा के सो जाते हैं बॉटल, जिसकी वजह से सारे दांत खराब हो जाते हैं, या जिसे नर्सिंग बॉटल कैरीज भी बोला जाता है जी। तो ये चीज़ अवॉइड होनी चाहिए। स्पेसिफिकली ये छोटे बच्चों के लिए है कि रात को अगर आप कुछ खा लेते हैं उसके बाद ब्रश करके ही सोना है, आपको रात में कुछ मुंह में लगा के नहीं सोना है। ठीक है, तो ये खास तौर पे उन परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए है, अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो आप अपने घर में छोटे बच्चों का ध्यान कैसे रखते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर राघव जुड़ चुके हैं लुधियाना से। बहुत स्वागत है राघव जी आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरे आगे वाले 2 दांतों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी कोल लगता है मेरे को, तो उससे मैं कैसे अवॉइड करूँ? आप एक बार अपना प्रश्न दोहराइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाई ठीक से। मेरे मतलब जो आगे के 2 दांत हैं उनमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी, यानी कि मेरे को बहुत ठंडा लगता है उनमें। जी, अच्छा, आपकी एज क्या होगी? मेरी एज 11 साल है। 11 साल, ठीक है। मैं डॉक्टर शिल्पा आपसे जानना चाहूँगी इस सवाल का जवाब, अगर आपने सुना या मैं रिपीट करूँ आपको? रिपीट करिए। इनका ये कहना है कि 11 साल के हैं ये, और इनके आगे के 2 दांतों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट है, सेंसिटिविटी है, कुछ भी खाते पीते हैं तो इनको वो फील होता है बहुत ज़्यादा, और वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है इनके लिए। पहले तो ये 11 साल के एज में बहुत अनलाइकली है कि ऐसी कंडीशन आए बच्चों में। अगर ये कंडीशन है तो मेरे ख्याल से घर के उपचार छोड़ के जो माता पिता हैं उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की झंझनाहट हम ज़्यादातर जो है ओल्ड एज के पेशेंट्स में देखते हैं, जब वो 30-40 क्रॉस कर जाते हैं। तो इसका ज़रूरी नहीं है एक ही रीज़न हो कि डेंटिन सेंसिटिविटी जिस प्रॉब्लम को हम कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कीड़े लगे हुए हों दांत में, जो बच्चा ठीक से हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, वो कायदे से उसके दांतों में कीड़े लगेंगे जिसको वो सेंसिटिविटी से कंफ्यूज कर रहा है। तो एक बार दांतों में कीड़े लगने के बाद हम घरेलू उपचार से उसको ठीक नहीं कर सकते। उनको डेंटिस्ट के पास जाके प्रॉपर एक्सरे करवा के डायग्नोसिस लेके और ट्रीटमेंट के साथ प्रोसीड करना चाहिए। तो अगर आपके भी घर में अगर इस एज ग्रुप के बच्चे हैं और वो इस तरीके की शिकायत करते हैं, तो एक बार आप सबसे पहले नियर बाय डेंटल हॉस्पिटल उनको लेकर के जाइए, चेकअप उनका करवाइए, तभी पता चल पाएगा कि क्या टूथ डिके हो रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, और उसके बाद से आप सॉल्यूशन ले पाएंगे। हमारे साथ हरविंदर एक और कॉलर जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। बहुत स्वागत है हरविंदर जी आपका, मैं आपके पास लौट रही हूं, आपके सवाल भी लूंगी। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर अनिकेत कुमार जी MDS है, आप एंडोडोंटिस्ट है। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर ऋचा राठौर जी भी जुड़ चुकी हैं, डेंटल सर्जन है आप। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। तो एक बार फिर मैं हरिंदर जी के पास जाना चाहूंगी, आप अपना सवाल अब पूछ सकते हैं। सर मेरा नाम इंदर सिंह है, मेरी एज 58 ईयर है और मेरे दांतों में खोखलापन आता जा रहा है, छेद हो रहे हैं। खोखलापन आता जा रहा है और आपके दांतों में पेन है? छेद
यानी कि हॉल। जी ठीक है, डॉक्टर अनिरुद्ध आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अगर दांत खोखला हो रहा है इसका मतलब उसमें कीड़ा लग चुका है, तो कीड़ा लगने की वजह से उसमें दर्द का आना स्वाभाविक है। अब ऐसे में आप घरेलू उपचार ना करें, अपने निकटतम जो डेंटिस्ट हैं उनको एक बार जाके दिखाएं। दांत में अगर कीड़ा लगने की वजह से खाली हो गया है तो उसमें इलाज किया जा सकता है, उसमें फिलिंग या मसाला इत्यादि भरा जा सकता है, या अगर दर्द है तो नसों का इलाज करके उसके ऊपर कैप इत्यादि लगाया जा सकता है, जिससे कि आपका दांत बच सकता है। अगर वो उस स्थिति में भी नहीं है तो फिर उसको निकलवाना ही मुनासिब रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आपका जवाब ज़रूर मिल गया होगा। और जैसे हमारे बार बार डॉक्टर्स बता रहे हैं कि अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको फील हो रहा है, तो आपको एक बार नियर बाय डॉक्टर को ज़रूर विजिट करने की ज़रूरत है, ताकि वो आपको एग्जैक्ट बता सके कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। और घर में बिल्कुल भी कुछ भी अपनी मर्जी के मुताबिक ट्राई मत कीजिएगा, आप डॉक्टर्स की राय ज़रूर लीजिए। डॉक्टर अनिकेत, मैं आपसे भी इसी बात को लेकर के जानना चाहूँगी, जैसे कि डॉक्टर अनिरुद्ध ने भी कहा कि अगर कई बार ऐसा होता है कि हम या तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाकई टूथ डिके हो रहा है, क्योंकि लोग उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है अभी तो छोटा सा अगर ऐसा हुआ है, हमें स्पॉट नजर आ रहा है तो हम इग्नोर कर देते हैं, कुछ नहीं होगा, ठीक है ठीक हो जाएगा, दवाई ले लेते हैं। लेकिन इसे कब तक अवॉइड किया जा सकता है, कब हमें डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए, इस पर जरा फोकस कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी यस। तो अक्सर एक प्रॉब्लम देखा गया है पेशेंट्स में, जहाँ पे पेशेंट्स जो है प्रॉब्लम और पेन को कंफ्यूज करते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक पेन नहीं हो रहा है या दर्द नहीं हो रहा है तब तक वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इसके उलट जैसे ही आपको कोई भी डिस्कलरेशन दांतों पे दिखना शुरू हो, ब्लैकिश ब्राउन, उसी वक्त आपको क्या है कि डेंटिस्ट से मिलना चाहिए, ना कि पेन या दर्द होने का इंतजार करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अनिकेत। डॉक्टर रिचा, आपसे भी इसी मैटर को लेकर थोड़ा सा और मैं ब्रीफ में जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसे डॉक्टर ने कहा कि अगर आपके दांतों में पेन आपको महसूस हो रहा है तो आप तुरंत ही उसी वक्त आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ना कि उसे अवॉइड कीजिए। लेकिन हमने कई बार देखा है कि लोग पिल्स ले लेते हैं, उसे अवॉइड कर देते हैं और उसके बाद वो टूथ डिके और ज़्यादा बढ़ते चला जाता है। लेकिन क्या मैं ये समझना चाहूँगी कि टूथ डिके अगर होता है, कई बार हमने देखा है कि लोगों को सर दर्द की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कान तक भी वो पेन पहुँच जाता है, तो ऐसी सिचुएशन क्या वर्स्ट कैटेगरी में आती है? और साथ ही अगर इससे हमें बचना है तो और क्या कुछ हम कर सकते हैं? Am I audible? Yes, of course. एक्चुअली इशू हमारी सोसाइटी में ये हो रहा है, हम जब भी डीके शुरू होता है इनिशियली सिर्फ सेंसिटिविटी रखते हैं, आपने पानी पिया आपको करंट पिया, हम उस स्टेज पे उसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर हम कुछ डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट आते हैं जिससे सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, वो यूज करना शुरू करते हैं। आपका वो सिम्टम तो वही कम हो जाता है, पर जो कीड़ा लगा है और अंदर बढ़ता चला जाता है। आपके टूथ में खाना फंसना शुरू होता है, उस खाना फंसने की वजह से दांत और गलता चला जाता है और आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर हमने उस स्टेज पे भी जाके डेंटिस्ट को नहीं दिखाया तो पेन एग्रीवेट होकर आपके कान तक, आपके सर तक आना शुरू हो जाता है। अगर हमने इसको भी क्रॉस करना शुरू कर दिया तो शायद एक स्टेज ऐसी आती है हम उस दांत को ट्रीटमेंट से बचाए, हमें फिर फाइनली निकालना पड़ता है और रिप्लेसमेंट लगाना पड़ता है, यानी कि एक नकली दांत। जी, उससे बेटर है कि हम स्टेजेस पे ही जब हमें लगना शुरू हो हम उसी वक्त जाएं, अपने नियर बाय किसी डेंटिस्ट को दिखाएं और चीजें वहीं से ही सॉल्व कर दी जाए। ठीक है डॉक्टर रिचा। डॉक्टर शिल्पा, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटना चाहूँगी, और क्योंकि हम देखिए ब्रश करने के तरीकों पे भी हमने बातचीत की और हमने ये भी सुना और जाना कि कब हमें डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। लेकिन एक और फैक्ट ये हमने देखा है कई बार कि हम ब्रश करते वक्त अपने मसूड़ों को चोट पहुँचा देते हैं, उसमें ब्लड जमा हो जाता है। क्या ये ख़तरनाक है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? अगर इसके लिए भी कुछ घरेलू टिप्स हो पाए तो वो भी ज़रूर बताइएगा। पहले तो मैं ये गलतफहमी दूर करना चाहूँगी कि ब्रश करने से चोट लगने की वजह से मसूड़ों से खून नहीं आता जी, क्योंकि हमने इतने सालों तक कभी अपने दांतों के प्रॉपर क्लीनलीनेस पे ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह से हमारे मसूड़ों में सूजन आने की वजह से, हमारे मसूड़ों की सूजन आने की वजह से वो जो हैं पिलपिले हो जाते हैं।
जिसके वजह से हम जब कुछ महीनों बाद ब्रश करना, ओवर टाइम ये ब्रश करना शुरू करते हैं तो किसी दिन से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है गम से। तो हम उससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉब्लम आज शुरू हुई है। प्रॉब्लम आज शुरू नहीं हुई है, प्रॉब्लम आपकी महीनों और सालों से चल रही थी। इसके सिम्टम्स आज दिखने शुरू हुए हैं आपको। तो ये स्ट्रिक्टली एक गम डिजीज़ है जिसका सारे घरेलू उपचारों के बाद भी ये नतीजा अगर आपके सामने है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके एक बहुत छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसको हम डेंटिस्ट में सबसे बेसिक प्रोसीजर मानते हैं, वो है टीथ क्लीनिंग। टेक्निकल टर्म्स में उसको बोलते हैं स्केलिंग। तो वो किसी भी डेंटल क्लिनिक में इजीली अवेलेबल होता है। डॉक्टर्स वेल इक्विप्ड होते हैं उस ट्रीटमेंट को करने के लिए। आप इजीली जाके हर 6 महीने पे एक डेंटल क्लीनिंग करवाइए, आपको कभी ये मसूड़ों की ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है डॉक्टर अनिरुद्ध, क्योंकि मैम ने गम्स के बारे में तो जानकारी दे दी, लेकिन कई लोगों के साथ ये भी समस्या होती है कि वो रेगुलर ब्रश कर रहे हैं बट उनकी एक कंप्लेन होती है कि उनके मुंह से दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है और वो किसी को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में फेस नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों शुरू होती है? देखिए, जैसा कि मैम ने बताया कि दांतों में पायरिया या गंदगी जो जमा होती है वो एक मुख्य कारण है कि मुंह से दुर्गंध आती है। इसके अलावा जो अन्य कारण है वो है कि कैविटीज़ अगर मुंह में है, आपके दांत में खड्डा है, उसमें खाना सड़ रहा है, उससे स्मेल आएगी। फिर कई पेशेंट्स टंग क्लीन नहीं करते हैं, जीभ नहीं साफ़ करते हैं। जीभ जो है वो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो उसके ऊपर रहते हैं, जिसको क्लीन करने से मुंह से दुर्गंध ख़त्म हो जाती है। ये कॉमन डेंटल रीजंस हैं। इसके अलावा साइनस की प्रॉब्लम या टॉन्सिल्स का फूल जाना या पेट में अच्छे से पाचन क्रिया का ना होना, ये अन्य कारण है जिसकी वजह से भी मुंह में आपको स्मेल आ सकती है। तो जिन मरीज़ों में अगर दांत साफ़ हैं, कोई कैविटीज़ नहीं है और जीभ जो है रोज़ाना साफ़ की जा रही है, तो उन पेशेंट्स में अन्य कारण जैसे कि साइनसाइटिस या कोई पेट की बीमारी की वजह से भी मुंह से स्मेल आ सकती है। तो फिर वो उसी स्पेशलिस्ट को जाके दिखा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर अनिका, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी क्योंकि डॉक्टर अनिरुद्ध ने इस बात का जिक्र किया कि कई बार होता है कि हम क्लीन तो प्रॉपर कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ और भी रीजंस के वजह से मुंह से हमारी स्मेल आ सकती है और उसके बाद हमें उस स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या दांतों की वजह से अगर हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है और ऐसे में क्या हमारे और अलग अलग शरीर के अंगों तक भी कोई और बीमारी फैल सकती है? बिल्कुल मैम, जो दांत हैं वो एक ओवरऑल रिफ्लेक्शन होते हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ का। तो टीथ और हमारी जो हार्ट की हेल्थ है, कार्डियक हेल्थ, दिस इज़ रिलेटेड टू ईच अदर। ओके। क्योंकि दांत में हमारे जब कोई इन्फेक्शन है या कैविटी है तो उसका मेन रीज़न क्या है? बैक्टीरिया। हमारी ओरल कैविटी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। जब उनको प्रॉपर जैसे शुगर मिलता है या कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो वो मल्टीप्लाई करके कैविटी बनाते हैं। ये वाला जो इन्फेक्शन है ये हमारा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करता है जिससे कि हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। हेल्दी इंडिया में आज हम बात करें डेंटल हेल्थ को लेकर के और हमारे साथ डॉक्टर्स का शानदार पैनल इस वक्त मौजूद है जो कि आपके तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। और अब एक बार फिर से मैं अपने डॉक्टर्स की ओर आगे बढ़ूंगी। डॉक्टर अनिकेत कुमार हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अनिका भसीन अरोड़ा हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर अनिरुद्ध रहाणे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, डॉक्टर शिल्पा एच भारती जी हमारे साथ इस वक्त है और डॉक्टर ऋचा राठौर जी इस वक्त हमारे साथ है। डॉक्टर अनिका, क्योंकि उस वक्त आपका जवाब अधूरा रह गया था तो मैं आपसे चाहूँगी पहले आप अपना जवाब पूरा कीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि डेंटल हेल्थ हमारे बाकी ऑर्गन्स की हेल्थ से कैसे रिलेटेड है जी। तो इतनी स्टडीज़ हैं कि देयर इज़ अ 100% कोइंसिडेंस हमारी डेंटल हेल्थ और बाकी हेल्थ में। जो भी हमें डेंटल की प्रॉब्लम हो रही है वो बैक्टीरिया से होती है, चाहे वो गम की प्रॉब्लम है या टीथ की है, कैविटीज़ है। तो जब हमें कुछ इन्फेक्शन होता है ओरल कैविटी में तो ये बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम से हमारे ट्रैवल करके ये हार्ट को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो स्टडीज़ हैं ऐसी कि जिन वुमेंस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर बैड ओरल हेल्थ है दे कैन इवन डिलीवर अ प्री मैच्योर बेबीज़ एट दैट टाइम। तो हेल्थ से और प्रेगनेंसी से एवरीथिंग इज़ रिलेटेड। तो हमारी ओरल हेल्थ जो है एक मिरर है कि हमारी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। ठीक है, डॉक्टर अनिकेत भी हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर अनिकेत, वैसे हम तमाम बॉडी ऑर्गन्स कैसे कनेक्टेड है दांतों के साथ में ये तो हमने जान लिया, लेकिन अगर ट्रीटमेंट्स की बात की जाए तो ट्रीटमेंट्स को लेकर थोड़ा सा हम ये भी समझना आपसे चाहेंगे कि पहले के अकॉर्डिंग और अब के वक्त में ट्रीटमेंट में कितना ज़्यादा बदलाव आया है? जी, ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। पहले एक तो जागरूकता भी कम थी, अब नए एडवांसमेंट और नए टेक्नोलॉजीज के साथ
कई तरह की मशीनें आ गई हैं जो हमें मदद करती हैं डायग्नोसिस करने में, जैसे कि CBCT स्कैन है आपका। ये आपका एक CT स्कैन जैसा होता है जो कई बीमारियों को पकड़ने में हमें मदद करता है। कई प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, बायोप्सीज हैं जो कि पहले ही कैंसर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, प्री मैलिग्नेंट डिजीजेस को पकड़ा जा सकता है। तो कई आधुनिक तकनीक के साथ अब हम पहले से ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं बीमारियों को लड़ने के लिए। ठीक है डॉक्टर अनिकेत, आपके पास लौट रही हूँ। डीजी पांडे इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका डीजी पांडे जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हम आज CT कराए थे गोरखपुर 4 दांत का। इसमें हमारा नीचे का जो चौहर है वह जो है हम एक्सरे भी करवाए यहाँ आर्यावर्त के यहाँ, लेकिन हमारा दर्द नहीं जा रहा है, क्या कारण है? ठीक है, अब मैं आपसे एक बार फिर चाहूंगी कि आप अपना सवाल दोहराए जरा। ऐसा है कि हमारे डॉक्टर साहब पादरी बाजार के हैं, सौरभ पटेल साहब, वो 4 दांत का आज CT किए, लेकिन हमारे अंत वाला जो है दांत है चौभर का, उसका दर्द नहीं जा रहा है, 5 महीना हो गया। ठीक है, और उम्र क्या होगी? उम्र हमारा है 73 साल। 73 साल की उम्र है। डॉक्टर अनिकेत, इस सवाल का जवाब मैं वैसे आपसे ही लेना चाहूंगी। इनका ये कहना है कि इनकी उम्र 73 साल की है और इन्होंने अभी RCT भी करवाया था, लेकिन जो लास्ट के जो दांत होते हैं जिनको हम अकल दांत के तौर पे भी जानते हैं नॉर्मल भाषा में, तो उसमें उनका कहना है कि दर्द बहुत ज्यादा है और वो दर्द जा नहीं रहा है। इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? खाना खाते हैं तो दर्द होता है। जी डॉक्टर अनिकेत। बिल्कुल, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, इनका कहना है कि RCT कराने के बाद भी दर्द नहीं जा रहा है और 4-5 महीना हो गया है। जी जी हाँ जी। तो उसका कारण कई कारण हो सकते हैं, बट अभी जो समझ में आ रहा है किसी प्रकार का इन्फेक्शन वहां पे अभी भी है जिसके वजह से ये दर्द नहीं जा रहा है। वो इन्फेक्शन होने के कारण 3-4 हो सकते हैं, उनमें से कोई भी कारण के वजह से ये दर्द रह सकता है। तो मैं इनको बोलूंगा कि जो भी रूट कैनाल स्पेशलिस्ट गोरखपुर में हो उनसे जाके संपर्क करें और वो उन्हें प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि किन कारणों के वजह से उनके केस में ये प्रॉब्लम आ रही है और उसका वो निदान कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर अनिकेत, और डीजी पांडे जी, हम आपसे भी यही कहेंगे कि देखिए डॉक्टर ने जो कहा आप उसे प्लीज फॉलो कीजिए और आप खुद से कुछ भी प्रैक्टिस करने की कोशिश मत कीजिएगा, और साथ ही आप कोशिश कीजिए कि जो बेहतरीन वहां पर डॉक्टर हो गोरखपुर में उनके पास आप जाइए और उनको अपनी प्रॉब्लम और डिटेल में ब्रीफ कीजिए ताकि वो आपको नजदीक से ऑब्जर्व कर पाए, वो समझ पाए कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के देखिए लगातार हम आपसे भी कह रहे हैं कि अगर आप भी डेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप भी अपने मन में चल रहे सवालों के जवाब पा सकते हैं। आपके लिए लगातार फोन लाइंस हमारे खुली हुई हैं और ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव है, डॉक्टर्स भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब एक बार फिर से हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अनिरुद्ध, मैं आपसे जानना ये चाहूंगी कि क्योंकि हम रूट कैनल का जिक्र कर रहे थे या डेंटल सर्जरीज का जब हम जिक्र करते, ये ऐसी स्थिति कब आती है कि हमें इस प्रोसेस के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं? और एक छोटा सवाल और है, मैं कुछ दिनों पहले वीडियोस देख रही थी तो उस वीडियो में मैंने देखा, अब आप इसे प्रैंक के तौर पे कह सकते हैं या जो भी, बट उस वीडियो में ऐसा था कि किसी ने ये बताया कि आपके अगर दांतों में बहुत ज्यादा झंझनाहट और वो दांत हिल रहे हैं, आपको पेन हो रहा है, तो आप पेन से खुद भी निजात पा सकते हैं, आप धागा उसमें फंसा के और निकाल सकते हैं, और लोगों ने उसे ट्राई भी किया है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, जो ट्रीटमेंट है वो एक तो खुद से नहीं आपको करना है। जब आज के आधुनिक युग में इतनी ज़्यादा उपलब्धियां हैं कि आप अच्छे डॉक्टर्स के पास जाके दिखा सकते हैं, तो आप खुद घर में इस तरीके से ट्राई मत करें। शरीर आप ही का है, किसी और का नहीं है, तो उसे ख़राब ना करें। और नॉर्मली जो ये रूट कैनाल की जो आपने बात की, रूट कैनाल नॉर्मली तब पहुंचता है जब दांत में कीड़ा लगा हुआ है या छोटा सा सुराख है, उसे समय पे जाके आप फिलिंग करा लें या उसको क्लीन करके सरल शब्दों में मसाला भरवा लें दांत में। अगर उसमें डिले हो जाता है या कीड़ा गहराई तक और चला जाता है दांत के बीच में जहाँ पे नसें होती हैं, तो फिर दर्द शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में हमें अगर वो दांत बचाना है तो उसमें हमें नस का इलाज या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जिसमें दांत को पूरी तरह साफ करके उसमें दवाई इत्यादि डाल के और उसमें फिलिंग करके ऊपर से कैप लगा दी जाती है, जिससे आपका खराब दांत वापस आपकी जो है खाने पीने में मदद करता है। जी
ठीक है, तो आपने डॉक्टर अनिरुद्ध को ध्यान से सुना। अगर ऐसा कुछ भी आप ट्राई करने का सोचें तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे कि अब तक हमारे साथ जितने भी डॉक्टर्स इस वक्त मौजूद है, हर किसी ने यही आपको बताया कि कोई भी अपने आप से किसी प्रकार की कोई प्रैक्टिस मत कीजिए, क्योंकि हमारा जो डेंटल प्रोसेस पूरा होता है वो कई ऑर्गन से कनेक्टेड है, कई नर्व जुड़े हुए हैं, तो ये इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी को भी कर सकता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ में आपको खुद डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, खुद डॉक्टर नहीं बनना है। फिलहाल मैं डॉक्टर शिल्पा आपकी तरफ आऊँगी और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम क्योंकि जब बच्चों की हेल्थ की खासतौर पर बात करते हैं और यंग जनरेशन भी खासतौर पर, जो डाइट हम ले रहे हैं उस डाइट में हमें अगर अपने डेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है तो क्या हमें अवॉइड करना चाहिए और किस चीज़ का हम इंटेक कर सकते हैं ताकि हमारे डेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो? ठीक है, तो अब हम इसको छोटे बच्चों से शुरू करेंगे जी। जो हम जानते हैं वो है कि कैंडीज, टॉफ़ी, चॉकलेट्स खाने से दांत खराब होते हैं। जो हम नहीं जानते कि इवन पोटैटो चिप्स, वेफर्स, आपके जितने तरह के केक और ये सब है वो भी दांत खराब करते हैं। इन शॉर्ट हमें अपने प्रयोग में डिटर्जेंट फूड, अगर मैं एक कॉमन टर्म में बोलूँ डिटर्जेंट फूड का मतलब वो हुआ कोई भी खाना जो हमारे दांतों में नहीं चिपकता और उसको क्लीन करता है, जैसे आपके एप्पल, रॉ वेजिटेबल्स या खीरा इत्यादि हो गए। तो हमें इस तरह के खाने का सेवन करना चाहिए और बच्चों में भी यही प्रमोट करना चाहिए। आजकल हम बच्चों को पैम्परिंग के चक्कर में क्या करते हैं, इतना कुक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड खिलाते हैं कि हम अपने बेसिक खाने जो हमारे सैलड्स हैं वो सबको पीछे छोड़ गए हैं। तो बेसिकली यही है, जितने डिटर्जेंट फूड्स हैं जो दांतों को साफ़ करते चिपकते नहीं हैं उनका प्रयोग करिए, दांत स्वस्थ रहेंगे जी। और मैम यंग जनरेशन के लिए क्या टिप देना चाहेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन कर रहे हैं? ये सही बात है, यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का सेवन कर रहा है, बट आजकल मैंने एक अच्छी बात और देखी है यंग जनरेशन में, वो अवेयर भी बहुत है जी। वो आजकल अपने जो है ये उपचार अपना हर तरह अपने आप को डॉक्टर साबित करने में नहीं लगे रहते। वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम के साथ स्पेशलिस्ट को जाके अप्रोच करें। उनके अंदर ये सोशल मीडिया की वजह या जिस वजह से भी कह लिए अवेयरनेस बहुत है अपने बॉडी को लेके जी। दूसरा ऑफ कोर्स प्रोसेस्ड फूड, अब एक्चुअली डाइटिंग और इन सब चक्करों में जो है खाने में गैप बहुत बढ़ गया है हमारे। तो एक मैंने ये देखा है आजकल के पेशेंट्स जो हैं हैलिटोसिस, जो बदबू की प्रॉब्लम है उसकी कंप्लेन करते हैं। तो मेरा एडवाइस रहेगा कि अगर आप इतना लंबा गैप अपने खाने के बीच में डाल रहे हैं तो बीच बीच में 1-2 सिप पानी लेते रहें, या फिर छोटा फ्रूट या कुछ भी जो कि ज़्यादा गैप क्रिएट ना करे और ज़्यादा टाइम ना दे आपके मुंह में बैक्टीरियल फिल्म बनने के लिए। ओके मैम। डॉक्टर ऋचा, मैं अब आपका रुख कर रही हूँ। डॉक्टर ऋचा, आप हमने ये भी देखा है कि कई लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ये टूथपेस्ट ट्राई कीजिए, आप ये टूथपेस्ट ट्राई कीजिए, तो क्या वाकई इससे कोई खास प्रभाव पड़ता है? और अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो किस चीज़ का ध्यान हमें रखना होता है जब हम कोई टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं, तो उसमें किस चीज़ की मात्रा कितनी हो, ये हम कैसे समझ पाए कि हमारे लिए सूटेबल कौन सा टूथपेस्ट रहेगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें सबसे पहले किसी भी डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट को यूज नहीं करना बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के। अगर हम डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज करते हैं तो जो हमें कीड़ा शुरुआत में लगा था वो अपने सिम्टम्स देना बंद कर देगा और हम तब पहुंचेंगे जब हमें दर्द है। तो ये मार्केटिंग हो रही है हमारी टूथपेस्ट की वजह से, बहुत डेंटिस्ट को दिखाए बिना यूज कर लेते हैं बिकॉज उनको वो बीच में नॉलेज का गैप है कि कौन से पेस्ट यूज करने थे। अब अगर हम इस बात पे आए कौन सी यूज करने चाहिए, हमें वो टूथपेस्ट यूज करने चाहिए जो फ्लोरिडेटेड है, जिसके अंदर फ्लोराइड हो। हम जब भी कोई टूथपेस्ट खरीदे उसमें नीचे कम से कम 800 का फ्लोराइड होना ही। अगर फ्लोरिडेटेड है तो वो हमारे। ठीक है मैम, मैं आपके पास लौटूंगी, माफ़ी चाहूंगी मैं आपसे क्योंकि इस वक्त आपकी जो ऑडियो है बहुत क्लियर नहीं हम तक, तो एक बार दोबारा आप रिकनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर मुकेश जुड़ चुके हैं ग्वालियर से। मुकेश जी, आपको बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार डॉक्टर साहब। मेरा एक सवाल है, क्या एसिडिटी का कुछ दांतों पर इफेक्ट पड़ता है एसिडिटी होने पर? दूसरा ये है कि बाजार से कौन सा पेस्ट उपयोग में लेना चाहिए
क्या है, कई तरह के भ्रम फैले हुए हैं कि ये जो जितने भी नामी ग्रामी कंपनी के पेस्ट हैं इनसे क्या कैंसर होने की संभावना रहती है, ऐसा है क्या संभावना? दूसरा, जो पुराने समय में कंडे की राख या सरसों के तेल में नमक डाल के जो पेस्ट करते थे वो क्या स्वास्थ्यदायक है? इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दें। ठीक है डॉक्टर अनिरुद्ध, आपसे ही मैं सवाल का जवाब चाहूंगी कि देखिए अभी हम टूथपेस्ट का जिक्र भी कर रहे थे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी देखिए, टूथपेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं मैं कहूँगा, ज़्यादा रोल होता है कि आप ब्रश ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारा सारा फोकस रहता है कि हम इस कंपनी का पेस्ट ले लें या उस कंपनी का पेस्ट ले लें। एक बेसिक पेस्ट आप ले सकते हैं, मगर ब्रशिंग टेक्निक जैसा कि मैम ने पहले भी बताया था कि ब्रशिंग टेक्निक आपका करेक्ट होना चाहिए। आप जब नॉर्मल ब्रश करते हैं तो 70% आपके दांत साफ हो जाते हैं, मगर 30% उसमें गंदगी फिर भी रह जाती है। उसको क्लीन करने के लिए आप डेंटल फ्लॉस का प्रयोग करें, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। डेंटल फ्लॉस जो है 2 दांत के बीच का खाना निकाल देता है। पेस्ट एक मात्र माध्यम है जिससे एक तरीके का आप डिटर्जेंट कह सकते हैं, जो थोड़ा सा जाके आपके दांतों को साफ करेगा। तो आप किसी भी ब्रांड का पेस्ट यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ब्रश अच्छी तरीके से करें, नियमित रूप से करें और डेंटल फ्लॉस का जरूर प्रयोग करें। तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। और इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ कुलभूषण फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। कुलभूषण जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी सबसे पहले मेरी एज 80 ईयर्स है। नंबर 2, आई एम हार्ट पेशेंट आल्सो। नंबर 3, लंग में मुझे ये पानी वगैरह भर गया था, वो भी एक पेशेंट में रहा हूँ। अब चौथी प्रॉब्लम मेरी ये है। हेलो जी। हेलो जी कुलभूषण जी। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि मेरे दांत सब करीब करीब ओके हैं, लेकिन जो नीचे के दांत हैं सारे के सारे, उसमें फ्रंट के दांतों को छोड़ के जो साइड के जो बड़े दांत होते हैं उनमें गड्ढे बन, ऊपर के दांतों में नहीं है गड्ढे, नीचे के दांतों में। मैंने यहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट किया था, वो ये कहते हैं हम इसकी ना वो RTC कराएंगे, वो एक को करेंगे। कुलभूषण जी, तो क्या आपको स्वेलिंग भी है और ये कितने लंबे समय से, ये भी जरा बताइएगा। ये 5-6 महीने से ही है जी। और ये धीरे धीरे गड्ढे हो गए हैं उसमें बड़े दांतों में। तो वो कहते हैं, मैंने कहा डॉक्टर इसमें कोई लेटेस्ट ऐसा मटेरियल नहीं आता क्या जो आप इसको भर दें गड्ढों को, ठीक है, और मेरा काम चल जाए। मेरी कोई इतनी एज कहाँ होगी अभी कि मैं इनको दांतों को निकलवाऊं, RTC करवाऊं। ठीक है कुलभूषण जी, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर अनिका, इस सवाल का आप जवाब देना चाहेंगे? जी। तो जैसा कि मुझे समझ आया है कि सर बोल रहे हैं कि कैविटीज हो गई हैं, गड्ढे हो गए जी हैं। जी। तो इनको एडवाइस किया गया है रूट कैनाल ट्रीटमेंट का। जी। अगर हमारी कैविटी स्टार्ट होती है, एकदम सुपरफिशियल होती है, तो हम उनको फिलिंग से ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर हमारी कैविटी डीप हो गई है तो उसके लिए अगर नस तक पहुंच गई है तो नसों का इलाज कराना ज़रूरी है, और नसों के इलाज को ही हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर दांत आपके हड्डी में मजबूत हैं, हिल नहीं रहे हैं, तो आपका दांत रूट कैनाल ट्रीटमेंट से हम सेव कर सकते हैं और उसमें कैप लगा सकते हैं ताकि कि दांत की उम्र बढ़ जाए। बट अगर दांत हिलने शुरू हो गए हैं तब हम उसको निकालेंगे, निकालने से ही उसका उपाय है। तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि दांतों को अगर बहुत ज़्यादा डिके उसमें हो चुका है, यानी सड़ चुका है बुरी तरीके से, तो दूसरे दांतों को प्रभावित ना करे, और इसी वजह से डॉक्टर्स को दांत निकालने पड़ जाते हैं। इसलिए समय रहते हुए आप भी डॉक्टर के पास चले जाइए। तो फिलहाल देखिए एक और दर्शक हमारे साथ शशांक जुड़ चुके हैं। शशांक जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी शशांक जी, आपकी आवाज़ मिल रही है, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, मुझे एक्चुअली मेरी मदर के बारे में पूछना था। वो 75 इयर्स की हैं जी, और उनके मुंह में लगभग अब ना के बराबर दांत हैं, 1-2 दांत ही हैं। तो मैं कई जगह पे अभी चेकअप करा चुका हूँ, लेकिन सभी डेंटल इम्प्लांट्स के लिए बोलते हैं कि इम्प्लांट्स करवाएं, लेकिन उसके लिए बोलते हैं कि तकरीबन 6 महीने का समय लगेगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ इसमें कुछ और इलाज मुमकिन होगा कि जिसमें थोड़ा जल्दी उनको दांत मिल पाए, क्योंकि इस उम्र में 6 महीने तक और इंतजार करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है डॉक्टर अनिकेत, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगी। इनकी मदर 75 इयर्स की हैं और उनका ये कहना है कि वो 6 महीने का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं और अब ना के बराबर दांत उनके बचे हैं, तो ऐसे में उनको किस ऑप्शन की ओर जाना चाहिए? सबसे पहले तो डेंटल इम्प्लांट्स वो आराम से करा सकते हैं। पेशेंट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्हें फिक्स दांत चाहिए या डालने और निकालने वाला दांत चाहिए। तो एक ऑप्शन डेंचर्स है जो कम समय में दिया जा सकता है,
कंपेयर टू डेंटल इम्प्लांट्स। और अब डेंटल इम्प्लांट्स में भी इतनी एडवांसमेंट हो गया है कि आप सेम डे डेंटल इम्प्लांट्स लगवा के और विद इन 24 आवर्स आप एक टेम्पररी दांत वहां लगवा सकते हैं और पेशेंट 2 से 3 महीने तक उसे टेम्पररी दांत से खाना खा सकता है। और 2 से 3 महीने के बाद वहां पे टेम्पररी दांत के जगह पे एक परमानेंट ज्यादा मजबूत फिक्स दांत दे दिया जाता है पेशेंट्स को, ताकि वो लॉन्ग रन में उससे आराम से खा सके। अब डेंटल इम्प्लांट्स के बाद 6 महीने इंतजार करने का जरूरत नहीं है, ये समय घट के बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हम शशांक जी कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेज हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके, बहुत स्वागत है तेज जी आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, मैं 87 इयर्स का हूँ जी, और मेरे ऊपर के जो है दोनों तरफ की दाढ़ और बीच का एक दांत टूट गया है। अब ये दांत अंदर है लेकिन टूट चुके हैं, तो इनका इलाज क्या इम्प्लांट है या और कोई तरीका है? ठीक है, डॉक्टर शिल्पा आपसे इस सवाल का जवाब चाहूंगी। सर, जैसा मैं सुन पा रही हूँ आपने अपनी एज 87 इयर्स बताई है जी। इस एज में अगर आपको पहले तो अगर कोई और डिजीज़ नहीं है जैसे कि डायबिटीज़, अनकंट्रोल डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीजेज एंड ऑल, तो सर्टेनली आप जो है ये जो आपके जो बचे हुए टूटे हुए दांत हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों जिनको हम रूट स्टम्प्स कहते हैं उन सबको निकलवा के आप इम्प्लांट प्रोसीजर की तरफ जा सकते हैं, आपके अगर सारे वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो स्टेबल हैं। अगर नहीं तो अगर वाइटल स्टैटिस्टिक्स स्टेबल नहीं है तो टेम्परेली जब तक आप उनको कंट्रोल करें तब तक आप डेंचर्स की तरफ जा सकते हैं। इसमें डेंचर्स में भी काफ़ी एडवांसमेंट्स आ गई हैं, जैसे कि आप अब पहले की तरह जो क्लिप वाले डेंचर होते थे उनकी जगह फ्लेक्सिबल डेंचर्स लगवा सकते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। बट हर एक पेशेंट उसे कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, तो ये आपकी चॉइस है कि आप उसको टेम्परेरी को परमानेंट की तरह यूज़ कर पाएंगे या नहीं, या फिर आप इसके बाद इम्प्लांट्स की तरफ अपना रुख करेंगे। ठीक है, टेम्परेरी डेंचर वो 3 दांतों के लिए बनेगा जो टूटे हुए हैं? सर, पहले वो जो टूटे हुए दांत हैं अगर वो बचाने लायक होंगे तो डेंटिस्ट उन पे रूट कनाल करके कैपिंग करके उनको बचाएगा, और अगर नहीं बचाने लायक हैं तो उनको हमें एक्सट्रैक्ट करना, निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद जो है उसके बाद ही डेंचर बन सकता है। एक खराब फाउंडेशन के ऊपर डेंचर नहीं बनाया जा सकता है। नहीं, और दांत अब रहेंगे और वो? हाँ सर, बिल्कुल, जो आपके दांत अभी बचे हुए वो वही रहेंगे। ठीक है तेज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर ऋचा, अगर अब आपकी ऑडियो क्लियर हो गई हो तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि देखिए हम जब ट्रीटमेंट्स का बात की जिक्र करते हैं और इस बारे में मैं जानना चाहूँगी कि जब टीथ में बहुत ज़्यादा गैपिंग होती है तो उस वक्त टूथ पिन लगता है, लेकिन आज के टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि अब इनविजिबल टूथ पिन्स भी लगाए जा रहे हैं। तो इस ट्रीटमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं, बेहतर कौन सा होता है? क्योंकि लोगों के बीच में कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है कि क्या पहले जो टूथ पिन्स हम यूज़ करते थे वो ज़्यादा बेहतर था या फिर अब जो इनविजिबल टूथ पिन्स का हम यूज़ करते हैं। आप टूथ पिन ब्रेसेस के लिए कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, है ना जी। पहले हम ब्रेसेस ज्यादा यूज करना चाहते थे और ज्यादा यूज हुआ कर रहता था। उसमें एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है हमें कि खाना फंसता है, हमें क्लीनिंग और ज्यादा जरूरत। आप उसको रिप्लेस करके अलाइनर्स में अलाइनर्स कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन ट्रेज जो आपको पहनते हैं, और हम आपको 10 पेयर्स देते हैं, 15 पेयर्स चेंज करते हैं, उसी के अलाइनमेंट में चेंजेस ला। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, आप ब्रश करें तो बाहर निकालते हैं और आप ब्रश करके अपने आप को हेल्थी रखते हैं। बट डेफिनेटली इनर के लिए नहीं, बस पहले हमें अपने स्कैन करवा के रियलाइज करना कि क्या हमारे लिए रहेंगे या अलग। वो पेशेंट दोनों कैटेगरी करता है तो उनकी ऑलवेज बेटर। मैम, मुझे लग रहा है कि नेटवर्किंग की इशू है और इस वजह से आपके ऑडियो हमें अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रही है। तो डॉक्टर अनिका, मैं आपसे इस सवाल का जवाब लेना चाहूँगी कि क्या ज़्यादा बेस्ट होगा अगर लोग ऑप्ट करना चाहते हैं ब्रेसेस के लिए तो वो इनविजिबल ब्रेसेस लगाए या फिर जो वायरिंग वाले ब्रेसेस होते हैं वो?
मैम जो वायर वाला ट्रीटमेंट है ये दोनों ही ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है अगर हम डेंटल टर्मिनोलॉजी में बात करें, मतलब कि दांतों का जो अलाइनमेंट है उनको ठीक करने के लिए, दांतों में क्राउडिंग है, स्पेसिंग है, दांत बाहर हैं, तो ये दोनों चीज़ें इनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं, चाहे हम वायर से करें या अलाइनर से करें जी। तो पहले क्या था, सिर्फ हमारे पास वायर का ही ऑप्शन था, बट आजकल लोगों के इतने सोशल कमिटमेंट्स हैं और वायर में खाने से भी दिक्कत होता है, तो अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है अलाइनर से विच इज़ फंक्शनिंग ऑन दी सेम मेथड, तो उससे भी हम स्पेसिंग है, दांत बाहर हैं, ये सब चीज़ें ठीक कर सकते हैं जी। ठीक है डॉक्टर अनिरुद्ध, हमने अभी तक कई कॉलर्स को सुना जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, आपने टेम्पररी टीथ सेट की बात की और साथ ही हमने ये भी सुना कि टीथ इम्प्लांट के लिए भी इस उम्र में लोगों को कहा जाता है, ज़्यादा सूटेबल क्या रहता है? और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी जो लोग टेम्पररी सेट यूज़ करते हैं टीथ का, तो ऐसे में उसकी क्लीनिंग कैसे होती है प्रॉपरली? देखिए टेम्पररी सेट जहाँ तक मैं समझा हूँ, जो निकालने डालने वाले हैं वो तो मुंह से बाहर निकाल के आप उनको साफ करके वापस लगा सकते हैं, पर जो टेम्पररी फिक्स्ड दांत दिए जाते हैं, जो इम्प्लांट के माध्यम से पहले सर्जरी करके फिक्स्ड दांत दिए जा रहे हैं, उसमें साफ सफाई रखने के लिए अलग अलग गैजेट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि वाटर फ्लॉसर बोला जाता है। वाटर फ्लॉसर एक, आप सरल भाषा में कहें तो एक पिचकारी जैसा रहेगा जिसमें पानी की धार आएगी और वो मुंह के अंदर पेशेंट उसको अपने फिक्स दांतों के आसपास यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो फंसा हुआ खाना है दांतों के अंदर वो निकल जाएगा। इसके अलावा वो माउथ वॉश नियमित रूप से कर सकते हैं, अपना ब्रश रूटीनली यूज कर सकते हैं, और साल में एक बार जो फिक्स टीथ हैं उनको अपने जिन सर्जन ने ऑपरेट किया है उनके पास जाके उनको निकलवा के साफ करवा सकते हैं। ये भी आजकल ऑप्शन अवेलेबल होती है, स्पेशली जो फिक्स्ड बत्ती सी लगाई जाती है ओल्डर पेशेंट्स में, क्योंकि वो सफाई रखने में बहुत ज़्यादा उनकी एबिलिटी नहीं रहती है, तो प्रोफेशनली भी वो डेंटिस्ट के पास जाके उसको क्लीन करा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस बीच हेमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी बहुत स्वागत है आपका, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम आरसीटी को कौन सा पेशेंट करा सकता है, क्योंकि हमने बाजार में ये देखा है जी, बाजार में हमने देखा है कि हर एक डॉक्टर आजकल ना आरसीटी कराने की सलाह देता है, तो क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा बनता है और फीलिंग कराने में उनको पैसा कम मिलता है, तो इसलिए मैं ये जानना चाहूंगा कि आरसीटी किसकी करानी चाहिए और क्यों, कब करानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर अनिरुद्ध, इस सवाल का जवाब मैं आपसे ही चाहूंगी। देखिए आरसीटी जो है उसका एक कारण है कि अगर दांत में आपके कीड़ा लगा हुआ है और खाना फंस रहा है और आपकी फिलिंग वहाँ पे नहीं रुक पा रही है, जो दांतों में मसाला भरा गया है, तो उस दांत में पहले आरसीटी करके उसको कैप लगाया जा सकता है, या दांत में अगर दर्द है तो आपको उसका आरसीटी करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो कारण है आरसीटी का, अगर आपको एक बीच में नकली दांत लगवाना है और आपके आजू बाजू के दांत जो हैं वो घिस चुके हैं, उस केस में आरसीटी करके तब ब्रिज या कैपिंग के माध्यम से वो दांत लगाया जा सकता है। तो इन्हीं कारणों की वजह से आरसीटी करना पड़ता है। या जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके दूध के दांत हैं, उनको अगर दर्द हो जाता है तो उनके केस में भी आरसीटी करना पड़ सकता है। आरसीटी इसका ऑप्शन नहीं है कि आपको सिर्फ दांत में थोड़ा सा काला काला हुआ है, कोई दर्द नहीं है और आप फिलिंग करा रहे हैं जहाँ पे, उसमें आप आरसीटी करवाएं। आरसीटी का एक कारण होता है जिस वजह से दांत में एक ट्रीटमेंट किया जाता है, जो नॉर्मली दर्द की वजह से ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं और खराब दांत ठीक करवाने के लिए आरसीटी करवाते हैं। ठीक है डॉक्टर जी। डॉक्टर जैसे मेरे थोड़ा सा दांत में कैविटी थी और मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने देखने के साथ ही उन्होंने कह दिया नहीं इसकी तो आरसीटी करानी पड़ेगी, मगर जब मैंने सेकंड ओपिनियन ली तो उन्होंने मेरी सिर्फ फीलिंग करके ही काम कर दिया और अब मैं शायद 1.5-2 साल हो गया उस चीज को और अभी तक मेरा एज इट इज मतलब सही काम कर रहा है। जी जी, तो इसमें बस मैं यही जानना चाहूंगा कि जैसे मिसगाइड करते हैं आरसीटी के लिए, हर एक आदमी को प्रेशराइज करते हैं, तो बस मैं यही जानना चाहता था कि मतलब लोगों को मिसगाइड क्यों किया जाता है। ठीक है डॉक्टर, बहुत छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी क्योंकि समय का थोड़ा सा हमारे पास अभाव है। जी, आप ऐसे में एक रूट कैनाल स्पेशलिस्ट को ही दिखाएं। अगर आपको किसी इसमें ओपिनियन आपको लग रहा है कि आपको ठीक नहीं मिल रहा है, तो वो आपको एक्सरे के माध्यम से और सही ओपिनियन देंगे ताकि आप एक सही निर्णय पे पहुंचें।
चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिकेत कुमार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनिका भसीन हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत शुक्रिया मैम। डॉक्टर अनिरुद्ध रहाणे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शिल्पा एच भारती जी, आपका भी शुक्रिया। और डॉक्टर ऋचा राठौर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हेल्दी इंडिया प्रोग्राम में लगातार हर शनिवार और रविवार को हम आपके लिए अलग अलग बीमारियों पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर्स के एक पैनल को यहाँ पर अपने पास बुलाते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर्स का ये पैनल मौजूद रहता है ताकि आप हमसे सीधे इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ सके, क्योंकि आपके लिए फोन लाइन्स लगातार खुली रहती हैं 1 घंटे तक के लिए, और आप इसी कार्यक्रम के तहत आप उस बीमारी से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार और रविवार। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।